कभी करती हैं मुलाकातें, कभी करती हैं मुलाकातें, कभी यादों में बरसातें, किताबें करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें। मन की गहरी झील में कूद जाती हैं कभी, सोच के दरिया के संग संग बहती जाती हैं कभी। चाहे शाम हो या हो रातें, किताबें करती हैं बातें। आज सोच के केंद्र में है बाल साहित्य, यानी कि वो लिटरेचर जो यंग एडल्ट्स के लिए लिखा जा रहा है। खास करके लोक परंपराओं और लोक संस्कृति से उपजा साहित्य या फिर गुजरे वक्त में लिखा गया लिटरेचर जो कि क्लासिक बन चुका है, उसे ट्रांसलेट करके जब यंग जनरेशन के सामने परोसा जा रहा है तो वो किस तरीके से रिसीव किया जा रहा है। आज चर्चा है देवकीनंदन खत्री जी के बहुचर्चित उपन्यास चंद्रकांता पर। ये आधुनिक हिंदी भाषा का पहला फैंटेसी नॉवल रहा है और इसकी लोकप्रियता का आलम ये था कि इसे पढ़ने के लिए लोगों ने देवनागरी लिपि और हिंदी को पढ़ना सीखा। चंद्रकांता को अंग्रेजी में अनुवाद किया है दीपा अग्रवाल जी ने, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आप 50 से ज़्यादा किताबें लिख चुकी हैं बच्चों के लिए, यंग एडल्ट्स के लिए। शी राइट्स पोएट्री फॉर एडल्ट्स टू, और आपको NCERT का नेशनल अवार्ड भी मिला है फॉर हर बुक अशोक्स न्यू फ्रेंड्स। इसके साथ ही इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ विभा चौहान जी हैं, जो कि एक जानी मानी शिक्षाविद हैं, एकेडमिशियन हैं, राइटर हैं और हमारे बीच हैं। और अगर हम इनके साहित्य की बात करें, इनके इंटरेस्ट की बात करें, तो हाशिए पर रह रहे लोग, संस्कृति, धर्म और ट्राइबल्स, ये साहित्य में किस तरीके से परिलक्षित हो रहे हैं, इस पर इनकी जो है वो ख़ास नज़र रहती है। और आज आप दोनों हमारे साथ हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दीपा जी, पहला सवाल आपसे ही। जब आज के समय में यंग ऑडियंस, यंग रीडर्स हैव गॉट हैरी पॉटर टू रीड, आपने चंद्रकांता को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया, क्यों? चंद्रकांता जो है अपने आप में हैरी पॉटर से कोई कम नहीं है, बल्कि मैंने किताब में जो नोट्स दिए हुए हैं उसमें मैंने लिखा है कि चंद्रकांता वाज द हैरी पॉटर ऑफ इट्स टाइम। हमें मालूम है कि ये इतना चर्चित और लोकप्रिय उपन्यास था जी। और अपने आप में एक चमत्कार था, क्योंकि जैसे वो बयान के ज़रिए आता था ना, एक एक बयान एक बार में छपता था और लोग नुक्कड़ में इकट्ठा हो जाते थे और एक आदमी खड़े होके पढ़ के सुनाता था। क्योंकि इसमें इतनी ज़बरदस्त फैंटेसी है और सस्पेंस, बहुत इस तरह का सस्पेंस है जो मैंने पढ़ा चंद्रकांता को पहली बार, मुझे लगा ये जो है उपन्यास नए ऑडियंस के सामने पेश किया जाना चाहिए कि हमारे बच्चों को भी पता चले कि हमारे यहाँ भी हैरी पॉटर से कम कोई उपन्यास नहीं है। विभा जी, आपने भी चंद्रकांता के ऊपर काम किया है। आप इसका हिंदी में जो बिहार के लिए जो लिखा जा रहा है, शायद उस पर आप रिसर्च कर रही हैं। सो आपको चंद्रकांता के अंदर, उपन्यास के अंदर सबसे बढ़िया बात क्या लगती है? मुझे लगता है कि ये उपन्यास ऐसा है, वो शायद हैरी पॉटर से थोड़ा आगे है, क्योंकि इसमें मैजिक नहीं है, तिलिस्म है। राइट। और तिलिस्म ऐसा है कि वो मैजिक की तरह है, मैजिक लगता है, मैजिक लाइक है, लेकिन उसके पीछे एक रैशनल एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरह से ये उपन्यास जो है, ये फैंटेसी, मैजिक लाइक और रियलिज्म, जो वास्तविकता है, रैशनैलिटी, इस सब को जोड़ के हमारे सामने लाता है। और उस तरह से अगर देखा जाए तो इतिहास में जिस समय ये उपन्यास लिखा गया और प्रकाशित हुआ, उस समय कई धाराएं बह रही थी, उर्दू की, हिंदी की, दास्तां गोई। तो ये सब मिला जुला के ये उपन्यास जो सामने आया, ये इसकी खास कुछ बातों में से एक है। दीपा जी, जब आपकी किताब का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं या उसके शुरू के कुछ पन्ने पढ़ते हैं, तो सामने आता है कि जो चंद्रकांता का जो किरदार है अपने आप में एक बहुत ही सशक्त है। समय से पहले 1885 के बीच में ये लिखा गया। सो उस टाइम में भी इतना सशक्त महिला किरदार, आपको लगता है कि आज के राइटर्स उससे कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं? मुझे इस उपन्यास का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा जी कि जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि ये सबवर्सिव उपन्यास है और एकदम वो नज़र नहीं आता है, क्योंकि
एक तरह से हम इसको फेरी टेल के जॉनर में भी डाल सकते हैं, पर इसमें जो राजकुमारी है वो फेरी टेल की राजकुमारी की तरह असहाय नहीं है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं उसकी मिस्ट्री नहीं डिस्क्लोज करना चाहती हूँ, पर ये लगता है एंड कि जो हम देख रहे हैं वो एक जाल जो एक बुना जा रहा है, एक फैंटेसी और सस्पेंस का जाल जो बुना जा रहा है, बाद में धीरे धीरे हम डिस्कवर करते हैं कि एक्चुअल जो पीछे से कंट्रोल कर रहा है वो महिलाएं कर रही हैं। और खासकर चपला जो है, चपला तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पात्र है और एक तरह से वो हर कला में निपुण है, चाहे वो अय्यारी में, और अय्यारी का जो एक देवकीनंदन खत्री ने ये लिया है दास्तान गोई से। जैसे प्रेमचंद जी ने कहा था कि इंस्पिरेशन तिलस्म होशरुबा से मिला है खत्री जी को, बट उन्होंने वो जो ये कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं, और चपला जैसी महिला जो किसी मर्द से कम नहीं और मात कर देती है कई बार, तो ये मुझे लगा कि बहुत अपने समय से आगे थे देवकीनंदन खत्री जी। विभा जी, जब आज के समय में हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट वीमेन एम्पावरमेंट एंड स्पेशली वीमेन टेकिंग कमांड और टेकिंग कंट्रोल इन देयर हैंड, सो आप भी क्या सहमत होती हैं दीपा जी से इस पॉइंट पर? पूरी तरह से, क्योंकि उपन्यास के शुरू में ही हमें ये पता लग जाता है कि चंद्रकांता जो है वो अपने जीवन का डिसीजन, उन्हें क्या करना है वो खुद करने वाली हैं। उनके पिताजी राज्य के राजा हैं, लेकिन वो राज्य के राजा हैं, लेकिन उनकी जो अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है वो उसी को फॉलो करने जा रही हैं, ये हमको शुरू से पता लगता है। और जैसा कि दीपा जी ने कहा, उनकी जो दो सखियां हैं जिनमें से चपला एक है, वो पहुंची हुई अय्यारा हैं। हाँ। और बहुत केपेबल हैं। अय्यार जी, उसे आप कैसे डिफाइन करेंगे, और अंग्रेजी में आपने उसके लिए क्या टर्म अय्यार ही इस्तेमाल किया है आपने? अय्यार ही यूज़ किया है, क्योंकि अय्यार जो है एक यूनिक तरह का कैरेक्टर है, और पर उसको ट्रिक्स्टर भी मैंने कहा है जी, क्योंकि उसमें दूसरों को मतलब एक ट्रिक करने वाली बात है, जिस तरह से वो अपना भेष बदल के और एकदम दूसरे को पता नहीं चलता है, और वहाँ पर जो है सस्पेंस आता है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जी, कि एकदम जो बहुत ही पहुंचा हुआ अय्यार है वो भी धोखा खा जाता है। जैसा कि दीपा जी ने कहा कि अय्यार और अय्यारा वो असल में काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट कह सकते हैं जी, और उसका मुझे लगता है ट्रांसलेशन शायद नहीं हो सकता, इसीलिए किताब में ज़्यादातर जगह अय्यार और अय्यारा ही यूज़ हुआ है। और अय्यार एक तरह से उनको कह सकते हैं कि वो स्पाइज हैं, राइट, डिस्गाइज कर सकते हैं। राजा लोग उनको अपने एक दूसरे के युद्ध में एक दूसरे को पराजित करने के लिए उनका इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनका एक मॉरल कोड भी है जिसको वो कभी वायलेट नहीं करते हैं। जैसे खुद ब्लडशेड नहीं करेंगे, वो कभी इनिशिएट नहीं करेंगे कि कहीं खून गिरे। इनफैक्ट अय्यार को का बहुत बड़ा रोल होता था ब्लडशेड को रोकने में, और कई बार ऐसा हुआ भी है कि हिस्ट्री में, माइथोलॉजी में है कि अय्यारों ने अपना काम बखूबी इस बारे में किया है। तो बहुत मल्टी फेसेटेड कैरेक्टर। जी। दीपा जी, जब भी बच्चों के लिए कुछ लिखा जाता है तो उसमें ये होता है कि एक अंडर करंट रहता है, ये प्रेशर रहता है कि बच्चों के लिए कुछ भी लिख रहे उसमें मैसेज होना चाहिए, कहीं ना कहीं उन्हें बेचारों को ड्रिल करने की हम सब की कोशिश रहती है। सो जब आप इसे ट्रांसलेट कर रहे थे तो क्या आपके भी बैक ऑफ द माइंड ये था कि अ राइट मैसेज शुड रीच देम? जब आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो आप टेक्स्ट के साथ साथ चलते हैं जी, पर मैं ये एडमिट करूँगी कि मैंने कुछ ऐसे पार्ट्स जो मतलब सेंसिटिव थे, कम्युनली सेंसिटिव, मैंने वो छोड़ दिए। अच्छा। क्योंकि मैंने अडेप्ट किया है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर था नॉवेल का वो आजकल के ज़माने के हिसाब से फ़र्क था। इट इज़ वेरी एपिसोडिक, क्योंकि ये बयान एक एक करके बयान लिखे जाते थे जी, तो थोड़ा सा मुझे करना पड़ा, क्योंकि मुझे ध्यान में रखना था कि आजकल के यंग एडल्ट्स जिस तरह की किताबें पढ़ रहे हैं, हाँ,
और मॉरल कोड का, जैसे मैसेज की बात आप कर रहे हैं, मॉरल कोड की बात, तो विभा जी ने कहा था कि अय्यारों का एक मॉरल कोड जी। होता है कि नॉन वायलेंस का, नो ब्लडशेड। जब इस तरह का नॉवल फैंटेसी जो एक क्लासिक बन चुका है, उसे जब अनुवादित किया जाता है, तो एक ट्रांसलेटर के सामने, राइटर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? मेरे ख्याल से चैलेंज होता है जो कि कल्चर का जो ट्रांसफरेंस हमें करना होता है, तो एक वो चैलेंज होता है, क्योंकि जो चीज़ें एक कल्चर में हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो दूसरे कल्चर के लिए बिल्कुल अजनबी चीज़ें हैं। तो वो तो एक चैलेंज है। और दूसरा ये चैलेंज है कि हम उसका एकदम से लिटरल ट्रांसलेशन करें या उसकी स्पिरिट का ट्रांसलेशन करें। तो अगर लिटरल ट्रांसलेशन कई बार काफ़ी अजीबो-गरीब तरह से भी निकल कर आता है, और स्पिरिट के ट्रांसलेशन में क्रिएटिविटी या रिक्रिएशन का स्कोप होता है, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी एक लिमिट तक ही हम उससे इतनी लिबर्टी ले सकते हैं, उसके आगे नहीं ले सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमको दिमाग में रखनी पड़ती हैं, और कोशिश करते हैं कि जितना हो सके ओरिजिनल के करीब हो, लेकिन कुछ एक बेढंगे ढंग से उसका लिटरल ट्रांसलेशन ना करें। ये हमें अपने दिमाग में रखना पड़ता है। जो लोक परंपराएं हैं, जो कहानियां गीतों में गाई जाती हैं, जिनका टेक्स्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है, जिनके कई सारे वर्जन्स हैं, उन्हें लिखना, जैसे आपने राजुला मालाशाही को आपने लिखा, वो कैसा, मतलब वो विचार कैसे आया आपको? देखिए, ये जो राजुला मालुशाही का बैलेड है, ये बहुत ही पुराना प्राचीन बैलेड है जो कुमाऊं में गाया जाता है जी। पर मैंने उसको कहानी के नज़रिए से देखा कि इतनी ज़बरदस्त कहानी है। और सबसे ज़्यादा मुझे क्या इम्प्रेस किया कि जो राजुला का व्यक्तित्व है, वो मतलब अपने डिसीजंस, जैसे चंद्रकांता का भी हमने जिक्र किया कि ये अपने डिसीजंस खुद लेती है जी। और मेरे ख्याल से लोक गाथाओं में इतनी सशक्त महिलाएं कभी देखने को नहीं मिलती हैं। तो और कहानी तो अपने आप में बहुत ही फैसिनेटिंग है, और ख़ासकर क्योंकि आजकल फैंटेसी जो है बहुत चल पड़ा है, ख़ासकर बच्चों के और यंग एडल्ट लिटरेचर में जी आजकल एकदम फैंटेसी की धूम है। तो इसलिए मुझे लगा क्योंकि इसमें भी इतना फैसिनेटिंग फैंटेसी है कि मुझे लगा कि ये कभी अंग्रेज़ी में एक्चुअली लिखा नहीं गया है, जहाँ तक मुझे मालूम है जी। तो इसलिए मुझे लगा कि ये एक ऐसी कहानी है, एक तरह से ये भी इसके ज़रिए पता चलता है कि हमारे यहाँ भी ऐसी मतलब महिलाएं थी, ऐसे पात्र थे जो अपने लड़कियां जो हैं, जो पेट्रियार्की के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, जिन्होंने आवाज़ उठाई है और वो मतलब बहुत स्ट्रांगली वो लगी रही। मतलब राजुला डिड नॉट गिव अप, मतलब टिल द एंड। वो एक मतलब जैसे कहते हैं कि एक फर्म विल्ड एक कैरेक्टर थी। तो विभा जी, जो इस तरह का जो हमारा फोक लिटरेचर है, जो कई सदियों से गाया जा रहा है, उसे आज के टाइम में यंग जनरेशन के लिए आप कितना रेलेवेंट पाते हैं? उसका ट्रांसलेशन हमारे पास ऐसी राइटर्स हैं, सो उसकी आप क्या इम्पोर्टेंस देखते हैं? मेरे ख्याल से ये लोक गाथाएं और लोक गीत जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, अपने आसपास की व्यवस्था, ट्रेडिशन, कल्चर को समझने, और उसके साथ साथ कुछ दूसरे डिसिप्लिन्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब लोक गाथा में अगर कोई कैरेक्टर है या कोई इवेंट है, वो एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है उस सोसाइटी को समझने के लिए, क्योंकि ये कॉन्शियस हिस्ट्री नहीं है, ये अनकॉन्शियस हिस्ट्री है। तो अनकॉन्शियस हिस्ट्री पे शायद हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, ज़्यादा उसको हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये हिस्ट्री लिखी नहीं गई है, हिस्ट्री है। तो उस तरह से लोक गाथाएँ, लोक गीत सिर्फ एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं है, उनकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एकेडमिक वैल्यू भी है।
ये तो ही किताबों के ज़रिए उस संस्कृति को, उस फोक बैलेट्स को समझने का। अब जब थिएटर के ज़रिए या टेलीविज़न के माध्यम से चंद्रकांता के ऊपर सीरियल भी आया है, तो इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये भी एक तरह का ट्रांसलेशन है ओरिजिनल कहानी का या टेक्स्ट का। जी। तो मैं तो फील करती हूँ कि हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जब ये कहानियाँ दूसरे माध्यम में आ रही हैं, हम लोग ओरिजिनल से जितने समीप जा सकें उतने, मतलब वी शुड बी फेथफुल एज फार एज पॉसिबल। जैसे हम लोग जब भाषा दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि स्पिरिट सही बात। हाँ, and I have seen Rajula Malushahi performed very beautifully in theatre also. And Chandrakanta ka serial somehow was not so close to the वहाँ पे काफ़ी डाइवर्जन्स थे, Diversions अलग थे। चीज़ें अलग हो गई। so we should not depart too much from the ओरिजिनल टेक्स्ट। yes. पर ये विभा जी, आपको लगता नहीं कि अक्सर ये दुहाई दी जाती है जब भी किसी किताब के ऊपर कोई सिनेमा या कोई फिल्म बनती है, कोई टेलीविज़न प्रोग्राम बनता है, तो हमेशा राइटर का एक ये शिकायत रहती है कि जस्टिस नहीं किया गया। उसके पीछे क्या कारण देखती हैं आप? मैं ऐसा सोचती हूँ, जब हम पढ़ते हैं कोई किताब जी। तो हम उस किताब में इमेजिन करते हैं। जो हमारे सामने लिखा है वो हमारी आँखों के सामने नहीं है, जी। तो हम उसको रिक्रिएट करते हैं जी। जब हम पढ़ते हैं। और जब राइटर लिखता है तब भी वो अपना कुछ अपनी इमेजिनेशन में रिक्रिएट करता है। जब हम विजुअली देखते हैं तो वो स्कोप नहीं रहता है, वो ख़त्म। हम किसी दूसरे का इमेजिनेटिव रिक्रिएशन देख रहे हैं जो हो सकता है हमारे से बहुत अलग हो। तो मेरे ख्याल से एक इंटरप्रिटेशन की बात हो जाती है और उसमें हो सकता है सेटिस्फाइंग ना हो। किताबों में चंद पंक्तियों में आप किरदार की मन स्थिति को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। शायद कुछ डायलॉग्स के ज़रिए, कुछ कैमरा एंगल्स के ज़रिए शायद ना दिखाया जा सके। और जो लोग किताबों से प्यार करते हैं उनके दिल से पूछा जाए कि कितना आनंद है किताबों को पढ़ने में। और ऐसा जो हमारा शो है किताबनामा बुक्स एंड बियॉन्ड, हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को नज़दीक ला सके किताबों के, क्योंकि ज़िंदगी को समझने का एक बहुत अच्छा नज़रिया देती है। दीपा जी, विभा जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू, Thank you धन्यवाद। so much. Namaskar. I'll be reading from the HarperCollins book of English poetry, which I edited recently. And just to give you a context, I'll just read one paragraph from the introduction, and it's rather provocative, of course. It says, taking into consideration the quality of the contents in this anthology, I would provocatively assert that the best English poetry written by Indians in the contemporary national and international literary arena is perhaps as good or superior to Indian fiction in English as a whole. So I thought I'll read two poems, one by a very established poet and another one by a younger poet who I think is a very, very fine poet. The first one is arguably the shortest sonnet in the world. It's called Sampati and it's by Vikram Seth. Why do you cry? I flew too high, undone, all see me fall. The second poem is by a young poet who sort of not only writes poetry but has an interest in the wider arts, in choreography and dance as well. Her name is Kartika Nair, and this is one little section from a longer poem which is in 4 parts. This one is called New Delhi Spring. As you move into yesterday, the sky runs copper, trees stain blue on sleeping earth. But seasons stray as you move into yesterday spills blood from my breath. I must pay for the ground sunshine for these hues. Then you'll move into yesterday. The sky runs copper, stains trees blue. And I'll give you a flavor of my own poetry.
This one is actually a poem which is very, very dear to me. This is called Kargil, and of course, we don't need any context for this. 10 years on, I came searching for war signs of the past, expecting remnants, magazine debris, unexploded shells, shrapnels that mark bomb wounds. I came looking for ghosts, people past, skeletons charred, abandoned brick, wood, cement that once housed them. I could only find whispers, whispers among the clamor of a small town outpost in full throttle, everyday chores sketching outward signs of normality in life. In that bustle, I spot war lines of a decade ago, though the storylines are kept buried, wrapped in old newsprint. There's order amid uneasiness, the muezzins cry, the monks chant, baritones merging in their separateness. At the bus station, black coughs of exhaust, smoke screens everything. The roads meet, and after the crossroad ritual, diverge, skating along the undotted lines of control. A porous garland with cracked beads adorns Tiger Hill. Beyond the mountains are dark memories, and beyond them no one knows. And beyond them no one wants to know. Even the flight of birds that wing over their crests don't know which feathers to down. Chameleon-like they fry, tracing perfect parabolas. I look up and calculate their exact arc and find instead a flawed theorem. अज़किस दुनियास मज सारी कमज़ोर सिवाय चमचे। आज की दुनिया में सब कमज़ोर हैं सिवाय चमचों के। अपने दांत किसको इतने बुरे लगते हैं कि इन्हें तोड़ने की कोशिश करें। अगर ज़रा सा इनको दांतों में दबा लिया तो 5-6 वैसे ही हाथ में आएंगे। एक चमचे को देखा है जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि किसी के ख्वाब में भी ना आए। ऐसा चरब ज़बान कि अल्लाह की पनाह। 2-3 बातों में हर एक को शीशे में उतारने वाला। अपना उल्लू सीधा करने के लिए गधे को भी बाप बनाए, और जब मतलब न हो तो अपने असली बाप से मुंह फेर ले। इसको मैं दिन में 10 रंग बदलते देखता हूँ। पहले मैं ये सोचता था कि आखिर ये क्यों किसी की मुखालफत करता है जबकि ये उसको जानता भी नहीं, या ये कि नालायकों की तारीफ़ें क्यों करता है। बाद में मेरी समझ में आया कि इन चमचों की अपनी एक दुनिया होती है। एक जगह आवाज़ होती है और ये इधर बजना शुरू हो जाते हैं। इनकी ज़बरदस्त फनकारी ये है कि ये हर जगह बहस शुरू करते हैं। जिसकी एक जगह मुखालफत करते हैं दूसरी जगह उसी की हिमायत करते हैं। जिस चमचे की मैं बात कर रहा था उसकी बड़ी सिफत ये थी कि वो ज़बरदस्त बातूनी था, कच बहसी बहुत करता था। अपने झूठ पर वो इस कदर इसरार करता था कि दूसरों का सच कोई सुनता ही नहीं था। कमाल ये है कि जानबूझ के भी लोग उसका झूठ सुनते थे। बाज़ ऐसे भी जो कहते थे कि इसको जवाब देना आ बैल मुझे सींग मार के मुतरादिफ है, या कीचड़ में ढेला फेंकने के बराबर। अपने झूठ पर ये इस कदर कच बहसी करता था कि दूसरों का सच किसी कीमत पर नहीं उबर सकता। आ बैल मुझे सींग मार या रब दबस कन लाइन पन्नस अबजिस पे तूत चतुर करान ज बेयि सुंद पोज छुन वतलिथै हेकान।